लोग गांधीयन युग से स्टार्ट करते हैं। गांधी युग की शुरुआत होती है 1919 से लेकर 1947 तक। देखते हैं गांधी जी और उनका सामान्य परिचय। तो गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को 1869 में। माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी। उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, और जबकि इनके व्यक्तिगत सचिव का नाम महादेव देसाई था। कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई दोनों की मृत्यु 1944 में पूना में हुई थी। गांधी जी की शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, राजकोट के क्षेत्र में हुई थी, और ये 1893 में लंदन से विधि की शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बनकर भारत आए। इसके पश्चात गांधी जी ने गुजरात और बम्बई में वकीली करना प्रारंभ किया, लेकिन इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद में 1893 में गांधी जी को दादा अब्दुल्ला मिले, और दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में अपना मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेज दिया। फिर साउथ अफ्रीका में गांधी जी जब प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तभी रंगभेद की नीति के कारण येरिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को डिब्बे से उतार फेंका। तो इसके बाद में साउथ अफ्रीका में सर्वप्रथम गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म को बनाया। इसके बाद फिनिक्स आश्रम, ये 2 आश्रम है जिसको गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बनाया था, टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स आश्रम। यहीं पर इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र भी जारी किया, जिसके माध्यम से अपने विचारों को प्रचार प्रसारित करते थे। इंडियन ओपिनियन क्वेश्चन पूछता है, इंडियन ओपिनियन पत्र गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो यही फिनिक्स आश्रम से दक्षिण अफ्रीका में। फिर उसके बाद में है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त रंगभेद की नीति के खिलाफ सफल सत्याग्रह किया, और इस विजय को प्राप्त करने में लगभग 23 से 24 वर्ष लग गए। फिर उसके बाद में जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत पहुंचे, और चूंकि 1914 से प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे 1915 में, उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ होकर 1918 तक चला था। कुल 4 वर्ष 11 माह 28 दिन तक चला। तो गांधी जी को भारत में सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले मिले, जिसको गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दी, पहले वर्ष कान खोले रखने और मुंह बंद रखने का मंत्र दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को। फिर सुभाष चंद्र बोस ने ये हमारे गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु CR दास थे। गांधी जी ने इस समय ब्रिटिश सरकार को सहयोग देते हुए भारतीयों से ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की अपील की, तो जिसके कारण भारतीय लोगों ने गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहकर पुकारते थे। फिर
ब्रिटिश सरकार ने भारत में दिल्ली में स्थित इंडिया गेट नामक युद्ध स्मारक बनाया है। प्रथम विश्व युद्ध के में जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में दिल्ली का इंडिया गेट है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन तक, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो मार्ग गया है उसी को वर्तमान में कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। अब गांधी जी के कुछ क्षेत्रीय आंदोलनों को हम लोग देखते हैं। गांधी जी के 3 क्षेत्रीय आंदोलन थे। पहला था चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा। चंपारण सत्याग्रह देखते हैं 1917 का। इसमें चंपारण जो कि एक बिहार का जिला है, इसमें यहाँ पे 3 कठिया नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रणाली का प्रचलन था, जिसमें प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक, हालांकि नील की खेती बड़े पैमाने पर बिहार समेत बंगाल में प्रचलित थी। अब नील की खेती करने वालों किसानों अपनी भूमि पर धान की खेती करना चाहते थे। ये नील की खेती वाले हैं, किसान अपनी भूमि पर धान की खेती करने चाहते थे, लेकिन इसे जबरदस्ती नील उगवाया जाता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसी समय जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज कर ली गई और भारत पर बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा नील रंग। परिणामस्वरूप नील की खेती धीरे धीरे बंद होने लगी। यूरोपीय नीलों ने यहाँ कृषकों को 3/20 पद्धति से मुक्त नहीं किया। नील की अपेक्षा रासायनिक रंग सस्ता और टिकाऊ दोनों होता था। प्रसिद्ध नील कृषक नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में शामिल होकर चंपारण आने का निमंत्रण दिया। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी की मुलाकात या गांधी जी को सहयोग दिया बाबू राजेंद्र प्रसाद ने, महादेव देसाई ने, नरहरि पारेख ने और ब्रज किशोर ने। किसने साथ दिया? तो राजेंद्र प्रसाद ने, महादेव देसाई ने, नरहरि पारेख ने और ब्रज किशोर ने। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और ब्रज किशोर, RNB। राम नाम कर सकते हैं इसको। परिणाम स्वरूप सरकार ने एक नील आयोग का गठन किया और उसमें गांधी जी को उसका सदस्य बनाया। फिर बाद में आयोग ने रिकमेंड की 25% का मुआवजा राशि देने की बात कही। गांधी जी ने अपने इस सत्याग्रह को सफल घोषित कर दिया, क्योंकि 25% मिल गया था। इसी सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, जबकि कृषक नेता। तो क्वेश्चन पूछता है, चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी का विरोध किसने किया? तो वहीं चंपारण के कृषक नेता थे NG रंगा। उन्होंने गांधी जी के इस सत्याग्रह का विरोध किया था। फिर दूसरा आंदोलन अहमदाबाद सत्याग्रह। दूसरा आंदोलन है अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 का। तो इसमें गांधी जी ने सबसे पहले जो अपना सत्याग्रह नामक अर्थ का प्रयोग किया, दूसरी बार यहाँ किया। इसमें यहाँ पे जो समस्या थी, कारखानों के मालिकों और उनके काम कर रहे श्रमिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर थी। फिर बाद में लगभग
यही है, प्लेग को लेकर समस्या थी। तो क्योंकि हुआ क्या था, 19वीं शताब्दी के अंत 19वीं शताब्दी के अंत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र, गुजरात में प्लेग नामक बीमारी बड़े पैमाने पर फैली थी। इतिहासकार राम लखन शुक्ला के अनुसार लगभग 18 से 19 लाख लोग मारे गए थे। उसमें 18 से 19 लाख लोग मारे गए थे। और गांधी जी का सहयोग अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेग ने गांधी जी का सहयोग दिया। तो पहली बार गांधी जी ने यहीं पे भूख हड़ताल सबसे पहला ही किया, अहमदाबाद मिल मजदूर वाले ने 1718 में। फिर बाद में लास्ट में मिल मालिकों ने श्रमिकों को वेतन का 35% बोनस दिया। तब जाके गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया। फिर उसके बाद एक खेड़ा सत्याग्रह। इसमें 1918 में खेड़ा, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे समस्या कृषकों की थी। तो उस समय कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल नष्ट हो चुकी थी। किसान निश्चित समय से, जबकि सरकार जो है किसानों से निश्चित समय पर राजस्व वसूली करती थी। तो यहाँ के किसानों की हित की रक्षा के लिए 1905 में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर काम किया। लेकिन जब गांधी जी ने इसमें भागीदारी की तब सरकार अतिरिक्त दबाव में आ गई। तो फिर अतिरिक्त दबाव में आ गई, जिससे ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि जो कृषक कर दे सकते हैं वे दें और जो नहीं दे सकते हैं वे ना दें। फलतः गांधी जी ने भी इस सत्याग्रह में सफलता हासिल करी। अर्थात गांधी जी के तीनों सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर वाला आंदोलन, यहाँ 25%, यहाँ 35%, और खेड़ा में जो किसान पूरा राजस्व दे सकते थे वे दे, जो ना दे, तीनों लगातार बैक टू बैक सफल होते गए। जिससे गांधी जी की ख्याति पूरे देश में फैल गई। अब गांधी जी की सफलता के रहस्यों में उनके प्रमुख सिद्धांत, उनके व्यक्तित्व और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रमुख थे। फिर इसी बीच क्या हो जाता है, रॉलेट कमेटी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, सब जानते हैं। क्या हुआ था, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों उस टाइम पे 1718-19 के दशक में 1918 के दशक में 1918-19 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां बड़े पैमाने पर विस्तारित हो चुकी थी। तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने इस बात की जांच के लिए सर सिडनी रॉलेट, कौन कौन क्रांतिकारी हैं, तो जांच के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। सिडनी रॉलेट, जिसने अपनी रिपोर्ट 1918 में दी, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया सुझावों का आधार था क्रांतिकारी अराजकतावाद अधिनियम हमारे सामने आया। क्रांतिकारी अराजकतावाद अधिनियम हमारे सामने आया, जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके तहत सुधार था, जो नियम बना, किसी भी भारतीय को बिना बताए गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। फलतः हम लोगों ने इसे काला कानून कहकर
इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून कहकर विरोध किया। इसी को हम रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। सरकार ने इस कानून के आधार पर दो नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन खिचड़ी, को गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर, जो कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भव्य सभा बुलाई गई थी। लेकिन इस सभा में गांधी जी भी भाग लेने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली से हरियाणा जा रहे थे, दिल्ली से पंजाब जा रहे थे। बीच में हरियाणा के पलवल में ही गांधी जी को रोक लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय रॉलेट 1919 के समय ही, जो उस समय तत्कालीन पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, माइकल डायर था, और अमृतसर शासन की जिसने अमृतसर शासन की व्यवस्था आर डायर को दी थी। अब जनरल आर डायर ने जलियांवाला बाग के, ये है अपना पार्क, यहाँ पे गेट है, यही तोप लगा के आर डायर ने पूरी जनता पे गोलीबारी करनी चालू कर दी। इसमें कई भारतीय मारे गए थे। इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, जो कि एक अध्यक्ष को लेके, एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य, कुल मिला के 8 सदस्य थे, जिसमें विदेशी सदस्य कौन कौन थे हमारे, जिसमें विदेशी सदस्य और 5 विदेशी सदस्य और 3 भारतीय, जिसमें 5 विदेशी सदस्य और 3 भारतीय थे। तो विदेशी सदस्यों में हंटर अध्यक्ष था, फिर जॉर्ज बैरो राइस, थॉमस स्मिथ रस्किन। याद करने के लिए हंटर तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष था बैरो राइस स्मिथ रस्किन। बैरो राइस स्मिथ रस्किन। तो बरस करके याद कर सकते हैं, बरस, बैरो राइस रस्किन स्मिथ। और हंटर, ये तो हो गए अपने अंग्रेज। 3 भारतीय कौन कौन इनमें शामिल थे हंटर कमेटी में? तो साहबजादा सुल्तान, चमनलाल और जगत नारायण। तो साहबजादा सुल्तान, चमनलाल और जगत नारायण। साहबजादा सुल्तान, चमनलाल और जगत नारायण, 3 भारतीय सदस्य थे। तहकीकात कमेटी, जो कि कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए, जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। इसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, गांधी, नेहरू, उपल जयकर। तो कैसे याद करेंगे हम लोग? दोनों नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चाचा नेहरू, फिर उसके बाद में सी.आर. दास और गांधी, उपल जयकर। दोनों नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चाचा नेहरू, सी.आर. दास और गांधी जी, फिर उसके बाद में उपल जयकर, ये सदस्य थे। दोनों नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चाचा नेहरू, फिर उसके बाद में सी.आर. दास और गांधी जी, फिर उपल जयकर, ये सदस्य थे। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माइकल ओ डायर का इंग्लैंड में चारों तरफ सम्मान किया गया, और वहां के एक समाचार पत्र मॉर्निंग पोस्ट में जनरल डायर
के लिए धनराशि, इनाम की राशि इकट्ठा। जनरल डायर को 1940 में डायर को 1940 में उधम सिंह, भारतीय क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी उधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी। हो गया जलियांवाला बाग काम खत्म। अब है असहयोग आंदोलन। देखते हैं लोग। असहयोग आंदोलन देखा जाए तो ये भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। असहयोग आंदोलन किसलिए कहा गया? क्योंकि इसमें भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार का एकदम पूरा असहयोग किया था। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या क्या थे? तो नंबर 1 है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा है हंटर कमेटी की असफलता। तीसरा कारण है प्रथम विश्व युद्ध से उपजी भारत में अत्यधिक मूल्य वृद्धि। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से ब्रिटेन ने बहुत सारा पैसा भारत से उठा के लगा दिया था युद्ध में, तो भारत में महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी। ये भी लोगों में आक्रोश था, जनता में। चौथा कारण है लखनऊ अधिवेशन। यही हम लोग देखते हैं 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हिंदू और मुस्लिम, धर्मदल और नरल सब आपस में मिल जाते हैं। सबने मिलके तैयारी करी। फिर है आंदोलन की तैयारी। 1 सितंबर 1920 को कांग्रेस का अधिवेशन, तैयारी में पहला कारण क्या है? सितंबर 1920 को कांग्रेस का अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में बुलाया गया। इसके बाद असहयोग प्रस्ताव को पेश किया गया। तब इस प्रस्ताव का विरोध C.R. दास ने किया था। सितंबर 1920 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। असहयोग का प्रस्ताव पेश किया गया तो सबसे पहले विरोध किया था C.R. दास ने। C.R. दास और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। फलतः असहयोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इसके पश्चात कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1920 में ही नागपुर में किया गया। नागपुर में वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में। नागपुर में 1920 में वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में किया गया और प्रस्ताव पेश करवाया गया कुछ संशोधनों के साथ। C.R. दास से ही प्रस्ताव पेश करवाया गया असहयोग आंदोलन का, जो बाद में पास हो गया। नागपुर अधिवेशन में गांधी की सलाह पर कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। यहीं पर नागपुर अधिवेशन में ही गांधी जी की सलाह पर कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। आंदोलन का विस्तार, असहयोग आंदोलन का विस्तार देखते हैं। 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तब उग्रपंथी नेता तिलक की मृत्यु हो गई। तुरंत ही उसी दिन शाम को मृत्यु हो गई थी। परिणाम स्वरूप आंदोलनकारियों में खुशी के वातावरण को मायूसी में बदल दिया गया। फिर 1921 में एक फंड बनाया गया, तिलक स्वराज फंड, जिसमें देखते ही देखते लगभग 1 करोड़ पैसा लोगों ने जमा कर दिए। फिर उसी समय ही 1921 के दशक में केरल में कृषक आंदोलन हुआ था, मोपला कृषक आंदोलन 1921। फिर अकाली आंदोलन हुआ था उसी के समय में। अकाली आंदोलन पंजाब में अकालियों ने किया था। इस समय पंजाब के गुरुद्वारों के ऊपर सरकार के साथ मिली भगत करके भ्रष्ट महंतों ने कब्जा कर लिया था और वहां पे भ्रष्टाचार कर रहे थे। असहयोग आंदोलन का विस्तार कहाँ का हुआ था? तो हरिद्वार में, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मद्रास, असम, गुजरात, बंगाल के क्षेत्रों में देखा गया।
इस आंदोलन से पूर्व में राष्ट्रवादी मुस्लिमों ने 1919 इस आंदोलन से पूर्व ही ये 1900 राष्ट्रवादी मुस्लिमों ने 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। ये भी जब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक प्रयागराज में हुई तब गांधी जी ने इसमें भाग लेकर खिलाफत आंदोलन का साथ लिया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद संबंधित थे। वहीं हमारा बिजोलिया आंदोलन राजस्थान से संबंधित था। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे? मोहम्मद अली, ये जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद। मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद इसके खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। जो खिलाफत आंदोलन था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा को उसके पद से हटाने से संबंधित था। खलीफा कौन होते थे? खलीफा पूरे विश्व के मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे। खलीफा के पद को 1919 में इंग्लैंड और तुर्की के मध्य हुई सेवर्स की संधि के माध्यम से समाप्त किया गया था। खलीफा के पद को 1919 में इंग्लैंड और तुर्की के मध्य हुई सेवर्स की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। इन दोनों आंदोलन के समय भारत में पहली और आखिरी बार हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी। कौन कौन से? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समय हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी। सेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की खलीफा पद को हटा दिया गया था। अब है असहयोग आंदोलन यानी अर्थात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय कुछ विश्वविद्यालय बनाए गए थे, धार्मिक सामाजिक उत्थान के काम किए जा रहे थे। उस समय बनारस में काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, इसके अलावा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार हुए नेता थे मोहम्मद अली। सबसे पहले गिरफ्तार हुए नेता मोहम्मद अली थे। चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का अंत कैसे हुआ? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में आंदोलनकारियों ने थाने को घेरकर जला दिया था, जिसमें थानेदार सहित कुल 21 लोग मारे गए थे। तो इसी घटना के कारण इस घटना के समय गांधी जी बारदौली में थे और वहीं पे 12 फरवरी 1922 को एक प्रस्ताव पारित करके असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। बाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था प्रयागराज में 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन प्रयागराज में 1923 में हुआ था। किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी का गठन प्रयागराज में किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, जिन्हें परिवर्तनवादी कहकर भी पुकारा जाता है। ये लोग विधानसभाओं में चुनाव लड़कर उसमें भागीदारी करके सरकार के प्रस्तावों का विरोध करना चाहते थे। इसलिए इन दोनों नेताओं को परिवर्तनवादी अर्थात चेंजर्स कहा गया। और जो इनकी नीतियों में विश्वास नहीं करते थे, जैसे ये पुराने नेता नरंगल के अबुल कलाम आजाद, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद,
तो जिन्होंने श्री राजगोपालाचारी और मोतीलाल नेहरू की नीतियों से जो सहमत नहीं थे उनको अपरिवर्तनकारी कहा गया, जिनमें प्रमुख थे अबुल कलाम आजाद, राजगोपालाचारी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। नो चेंजर्स कहा गया। स्वराजवादियों की सबसे बड़ी सफलता 1925 में मिली, जब इन्होंने केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष विठल भाई पटेल को बनाया गया। मतलब केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष भारतीय व्यक्ति था, जो कि इस 1925 से लेकर 1928 तक विठल भाई पटेल उसी पद पर आसीन थे। अब उसके बीच में कुछ संगठन बनते हैं, जैसे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो कि 1924 में कानपुर में सचिन सान्याल द्वारा बनाया गया था। एक दूसरा था इसी के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों के द्वारा या इसी के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, जिसको वर्तमान में हम लोग काकोरी एक्शन के नाम से जानते हैं, काकोरी एक्शन किया गया। काकोरी एक्शन अर्थात उन्होंने सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन रेलगाड़ी को लखनऊ के पास स्थित काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर में फांसी दे दी गई। रोशनलाल को नैनी जेल प्रयागराज में फांसी दे दी गई थी पकड़ के। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, रोशनलाल को नैनी में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी। जबकि चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की चपेट से भाग निकले थे, पहुंच से बच निकले थे। तो ये पूछा जाता है कि इसको किस जगह फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, इसे याद कर सकते हैं हम लोग। राम बिस्मिल को गोरखपुर में, रोशनलाल को प्रयागराज में। ये हमारे रोशनलाल, आर हटा दो तो हो जाएगा प्रयागराज। रोशनलाल को प्रयागराज में फांसी दी गई। अगले हैं अशफाक उल्ला खां, के नाम से लग रहा है अशफाक उल्ला, अशफाक फैजाबाद, दोनों नाम से। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। ये तो खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSR। इसकी स्थापना 1928 में सुभाष चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। इसी के सदस्य 1928 में इसी संस्था के सदस्यों ने 1928 में लाहौर में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या करी थी, और बाद में 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, ये कहते हुए कि पहले को कानों को सुनने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। जिस समय ये बम फोड़ा गया था उस समय अध्यक्षता विठल भाई पटेल कर रहे थे। पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर कानून चल रहा था उस टाइम पे। तो फिर बाद में इनको पकड़ लिया गया और 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला, और 23 मार्च 1931 के काले दिन को
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखते हैं क्या है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में स्टार्ट होता है। पहला 1930 से 31, दूसरा है 32 से 34। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए कहा गया, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं के साथ साथ ब्रिटिश कानूनों का भी बहिष्कार किया, मतलब लेना ही नहीं कुछ। कारण क्या था? पहला कारण साइमन कमीशन की रिपोर्ट, अर्थात साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया था, 2 बार आया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, 2 बार भारत आया था। ये पहली बार 1928 में, दूसरी बार 1929 में। इसकी रिपोर्ट आई थी 1930 में। उसमें कहा गया था कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था और जगह जगह और बाहर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और लेकिन एक अम्बेडकर जी को साइमन बचाओ समिति का मुखिया भी बनाया गया था मुंबई में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में 3 बातें कही गई थी कि केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी और अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा की जाएगी। दूसरा प्रमुख कारण था आर्थिक मंदी। दूसरा प्रमुख कारण था आर्थिक मंदी। तो सब लोग जानते थे उस समय पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छाई हुई थी। इससे भारत भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था। इस समय महंगाई, बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी। जिससे निपटने के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने कोई उपाय नहीं किया। परिणाम स्वरूप भारतीय लोग सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ आगे बढ़े। इसी समय गांधी जी ने वायसराय इरविन से मुलाकात का समय मांगा, लेकिन इरविन ने इनकार कर दिया, मिलने से मना कर दिया, जिसका उल्लेख गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से जनवरी 1903, जिसके बाद मना कर दिया। तो गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से जनवरी 1930 में 11 मांगे रखी सरकार के सामने। परिणाम स्वरूप इस समय साबरमती में कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी को एक अखिल भारतीय आंदोलन चलाने की इजाजत दी थी। साबरमती में कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी को इस समय एक अखिल भारतीय आंदोलन चलाने की इजाजत दी थी। तो दांडी मार्च देखते हैं। साबरमती से स्टार्ट होता है, साबरमती अहमदाबाद से। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है दांडी, जो कि नवसारी जिले में पड़ता है। गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों को लेकर चल पड़े। 240 मील की दूरी को उन्होंने तय किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। यह यात्रा पैदल और अहिंसक थी और इसका प्रतीक नमक था। नमक इसलिए चुना गया क्योंकि नमक एक धर्मनिरपेक्ष वस्तु है। नमक हिंदू मुस्लिम सब खाते हैं, तो इसलिए इसको नमक को चुना गया था। जिससे अर्थात इसके अलावा नमक से हिंदू और मुस्लिम दोनों अपना जुड़ाव रखते थे। यह यात्रा पूरी तरह से पैदल यात्रा थी और गांव से होकर गई, इसलिए इससे लोगों का जुड़ाव कायम हुआ। इसका विस्तार कहाँ कहाँ था? तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, यहाँ पे ये भारत है। यहाँ नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत, यहाँ पेशावर और पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, पेशावर और बलूचिस्तान। ये वाला पेशावर और बलूचिस्तान में अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें अब्दुल गफ्फार खान को बहादुर खान व सीमान गांधी के नाम से, अब्दुल गफ्फार खान को बहादुर खान और गफ्फार खान
अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां और सीमांत गांधी के नाम से जाना गया। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इसके लाल शर्ट पहन के आंदोलन करते थे। इनके ऊपर गढ़वाली बटालियन के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या हुआ था, ये आंदोलन कर रहे थे तो वहीं ब्रिटिश सरकार ने जो नायक था वहां का चंद्र सिंह गढ़वाली को अंग्रेजों ने आदेश दिया लाठीचार्ज का, तो इन्होंने लाठीचार्ज करने से मना कर दिया। नाम याद महत्वपूर्ण है, चंद्र सिंह गढ़वाली। मणिपुर और नागालैंड। इस क्षेत्र में यदुनांगा ने आंदोलन का नेतृत्व किया। मणिपुर और नागालैंड में यदुनांगा ने। बाद में इनकी मृत्यु के बाद इनकी बहन गैडिन ल्यू ने आंदोलन की कमान संभाली। मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्र में यदुनांगा ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनकी मृत्यु के बाद इनकी बहन गैडिन ल्यू ने आंदोलन की कमान संभाली। जवाहरलाल नेहरू ने इनको ही रानी की उपाधि दी थी। इनको गैडिन ल्यू को नेहरू ने गांधी की उपाधि दी थी। फिर है धरसना और बाड़ला। धरसना जो कि एक नमक कारखाना था, बाड़ला बम्बई में पड़ता है। इस क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू और गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस घटना का प्रसारण वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया था। फिर और प्रसार सिविल असहयोग आंदोलन का प्रसार मद्रास में किया राजगोपालाचारी ने। असहयोग आंदोलन का जो मद्रास में नेतृत्व किया था राजगोपालाचारी ने। असम में नेतृत्व करता थे श्रीमती चंद्रप्रभा। मणिपुर और नागालैंड में गोल्डन ल्यू और यदुनांगा की मृत्यु के बाद गोल्डन ल्यू। मद्रास में राजगोपालाचारी, असम में श्रीमती चंद्रप्रभा और बंगाल में सुभाष चंद्र बोस और सेनगुप्त। बंगाल में किसने किया? मद्रास में राजगोपालाचारी ने नेतृत्व की बागडोर संभाली और असम में श्रीमती चंद्रप्रभा ने। मद्रास में राजगोपालाचारी, असम में चंद्रप्रभा, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ सेनगुप्ता ने। संयुक्त प्रांत में ये अपना यूपी बिहार वाला गोविंद वल्लभ पंत ने। फिर से देखेंगे इसको। मद्रास राजगोपालाचारी, महाराष्ट्र कर सकते हैं यार, मद्रास राजगोपालाचारी। असम की चाय फेमस है तो चंद्रप्रभा। बंगाल, यहीं उड़ीसा और बंगाल के सुभाष चंद्र बोस थे। सेनगुप्ता भी वही बंगाल के थे। यूपी अपने प्रथम मुख्यमंत्री भी देश आए थे वल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये गोविंद वल्लभ पंत ने ही किया था। फिर इस आंदोलन का प्रसार केरल, हरिद्वार, रावलपिंडी, प्रयागराज, अन्य क्षेत्रों में लगभग पूरे भारत में हो गया। देखते हुए गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931। डेट भी महत्वपूर्ण है, 5 मार्च 1931। यह समझौता बराबरी या समानता के स्तर पर गांधी व इरविन के बीच में हुआ था। गांधी जी ने इस समझौते के माध्यम से चल रहा था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज में भाग लेने के लिए तैयार हो गए और मांगा कि ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई की जांच न करने की मांग को स्वीकार किया।
भाग लेने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने व ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई की जांच की मांग न करने को स्वीकारा, अर्थात जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जितनी भी लाठीचार्ज कार्रवाइयां वगैरह जो भी की उसकी जांच ना हो, इस मांग को भी गांधी जी ने स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा जो जितने भी राजनीतिक कैदी थे और राजनीतिक कैदियों के अलावा जो भारत के जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी और उनको भी वापस अपने सरकारी नौकरी में वापस लेने की बात इरविन ने स्वीकारा। फिर उसके बाद में समुद्र के किनारे नमक बनाने की सीमित मात्रा में समुद्र के किनारे नमक बनाने की अनुमति मिल गई थी और सीमित मात्रा में विदेशी दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन की भी छूट मिल गई थी। इसे ही दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता। 5 को हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। अब है गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलनों में तीनों देखते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला इसका समय 1930 से दिसंबर या नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसमें ब्रिटिश राजा थे जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम। इसमें अंबेडकर व एनी बेसेंट ने मुख्य रूप से भागीदारी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। परिणाम स्वरूप यह असफल हो गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो सेंट जॉन्स पैलेस लंदन में। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने करी थी। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम थे। इसमें अंबेडकर और एनी बेसेंट ने भाग लिया था। कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया, परिणाम स्वरूप असफल हो गया। फिर दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी नवंबर दिसंबर 1931 में हुआ। स्थान सेम है, ऊपर वाला ही। अध्यक्ष कौन थे? स्थान था वही जेम्स पैलेस। रैमजे मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड से याद रख लेंगे, और राजा जॉर्ज पंचम। तो इरविन समझौते के बाद ये हुआ था, तो गांधी जी अपने राजपुताना नामक जहाज से बैठ के गए, लेकिन अम्बेडकर के कठोर रुख के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड, इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय के नाम से जानते हैं, जो कि 16 अगस्त 1932 को आया उधर से। मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 को आया। 16 अगस्त 1932 को यह निर्णय आया इसके द्वारा। 16 मैकडोनाल्ड अवार्ड में क्या थे प्रावधान, क्या क्या थे? मैकडोनाल्ड अवार्ड जो कि 16 अगस्त 1932 के आया था, इसके निम्न प्रावधान थे। नंबर 1 था हिंदू वर्ग से दलित वर्ग एक अलग वर्ग बनाया जाए और इसके लिए अलग से निर्वाचन स्थापित किया जाए। तो गांधी जी नाराज हो गए और पूना फिर भूख हड़ताल कर दी। तो पूना पैक्ट होता था अम्बेडकर को समझाने के लिए। 26 सितंबर 1932 को हुआ पूना पैक्ट। 26 सितंबर 1932 को यह गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ। इसके द्वारा दलितों का पृथक निर्वाचन समाप्त किया गया, लेकिन दलितों के लिए प्रांतों में सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा के 147 कर दी गई। दलितों के लिए प्रांतों में सीटों की संख्या 71 से बढ़ा के 147 कर दी गई।
प्रांतों में और केंद्रीय सीटों में 18% की सीट सुरक्षित की गई। फिर आया 1937 का प्रांतों का चुनाव। 1937 का प्रांतों का चुनाव 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में ब्रिटिश सरकार के 11 प्रांतों में चुनाव कराया गया। ब्रिटिश सरकार के 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास। कहाँ बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और महाराष्ट्र। बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और मद्रास। 1 2 3 4 5 जगह कांग्रेस को फुल बहुमत मिली और बम्बई में भी 6 जगह। बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई और मद्रास को कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन बम्बई में कुछ बहुमत से थोड़ी सी कम सीटें मिली। फलतः 6 प्रांतों के अलावा कालांतर में, लेकिन सरकार तो बनी गई थी, फलतः 6 प्रांतों के अलावा कालांतर में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत ये वाला और असम प्रांत में भी कांग्रेस की मिलजुली सरकार बनी थी। इस तरह कांग्रेस पार्टी ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, जबकि बंगाल, पंजाब और सिंध में क्षेत्रीय पार्टियों ने सरकार बनाई थी। बंगाल, पंजाब और सिंध में यह है अपना 1939 में, जब 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के मंत्रियों से बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल किया। फलतः 28 माह के कार्यकाल के बाद कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इसी को देखते हुए 22 दिसंबर 1939 इस्तीफे को देखते हुए 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया और धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, और इसका साथ अम्बेडकर ने भी दिया था, अम्बेडकर जी ने भी दिया था। फिर है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास वर्ष 1781 में, अच्छा ये खत्म हो गया। देखते हैं भारत में कुछ शिक्षा का विकास कैसे कैसे होता है। वर्ष 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा खोला जाता है। 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा। 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा और 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। पहली बार भारतीय शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 1813 में 1 लाख रुपए का 1800 चार्टर के तहत एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए का बजट बना था। भारत में मुख्य रूप से शिक्षा के विकास का वाहक मैकाले को माना जाता है। मैकाले का मानना था कि अगर भारतीय की जनसंख्या को शिक्षित करना है तो अपर कास्ट को शिक्षित करो, शिक्षा छन छन के समाज के अन्य वर्गों को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इसे ही अधोमुखी निषेधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे मैकाले गजट भी कहते हैं। फिर 1854 का आया था डलहौजी के समय। 1854 में डलहौजी के समय में आया था वुड डिस्पैच आया। 1854 में वुड डिस्पैच आया। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके तहत 1854 में ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो पूछ सकते हैं वुड आयोग का संबंध किससे है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा से है। वुड का डिस्पैच 1854 में आया था।
जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। फिर 1882 में शिक्षा से संबंधित रिपन की अध्यक्षता में रिपन के समय में हंटर आयोग का गठन किया गया था, जो कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। 1800 वुड का डिस्पैच 54 में आया था। कौन से 54 में? 1854 में। फिर उसके बाद आया था 1882 में शिक्षा से संबंधित ही हंटर आयोग था। वुड का डिस्पैच वो विश्वविद्यालय शिक्षा से था और हंटर आयोग का जो संबंध था रिपन के समय में जो आया था वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। फिर है स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल स्कूल और नेशनल कॉलेज। स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल स्कूल और नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और मातृभाषा में शिक्षा बढ़ावा देने की बात की गई। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान ही गुजरात, बिहार, बनारस, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। अलीगढ़, इसी समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय की भी स्थापना और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली दोनों की स्थापना की गई थी। वर्ष 1937 में गांधी जी ने शिक्षा की वर्धा योजना लॉन्च की, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा और नैतिक शिक्षा पर जोर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वर्धा योजना का संबंध किससे है? वर्धा योजना का संबंध किससे है? तो वर्धा योजना आई थी 1937 में गांधी जी के द्वारा। इन्होंने कहा था शिक्षा तो अपनी मातृभाषा में हो और प्लस उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाए बालकों को। बालक बहुत बिगड़ गए। 1937 में वर्धा योजना, नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों को। लेकिन शिक्षा की इस योजना को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन द्वारा लागू किया गया था। अच्छा, लास्ट में आजादी के बाद। अब देखते हैं कुछ कभी कभी पूछ लेता है ये जाटों का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले जाट नेता के रूप में गोकुला का उल्लेख मिलता है। इसने मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, गोकुला ने। फिर दूसरा है राजा राम नामक जाट नेता का उल्लेख मिलता है। इसने अकबर के मकबरे को तोड़ दिया था। राजा राम ने पहला गोकुला औरंगजेब विद्रोह किया, दूसरा राजा राम अकबर के मकबरे को तोड़ दिया था। फिर राजा राम के बाद आता है चूड़ामणि, और जिन्होंने 1700 ईस्वी में भरतपुर नामक जाट राज्य की स्थापना की थी। चूड़ामणि ने और 1700 में भरतपुर नामक जाट राज्य की स्थापना की थी, लेकिन कालांतर में उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी चूड़ामणि ने। चूड़ामणि के बाद अगला नेता जो आता है सूरजमल, जिसे जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। सूरजमल को जाटों का प्लेटो या अफलातून भी कहा जाता है। फिर भारत में जाटों का पहली बार उल्लेख साहित्यों में महमूद गजनवी के समय में योद्धा के रूप में मिलता है। भारत में जाट मूलतः ये दिल्ली, मथुरा, भरतपुर के इलाके में रहते हैं। वर्तमान में तो अन्य क्षेत्रों में भी है। फिर सिखों का इतिहास। सिख के पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक थे। इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था, और ये खत्री जाति से संबंध रखते थे। इनके जो चेला थे लहना को अंगद के नाम से दूसरा सिख गुरु बनाया गया था। लहना अर्थात अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। फिर तीसरे गुरु के रूप में नाम आता है अमरदास का। चौथे गुरु के रूप में नाम आता है रामदास को ही अकबर ने 500 बीघे की जमीन दी थी। पहले गुरु गोविंद, गुरु नानक,
नानक, फिर लहना या अंगद, लहना या अंगद एक ही बात है। फिर तीसरे गुरु का नाम के रूप में आता है अमरदास, फिर रामदास। रामदास को अकबर ने 500 बीघे की जमीन दी थी, जहाँ की वर्तमान में ही ये संतोषढ़ नामक तालाब का निर्माण करा गया था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। इन्हीं के समय आदि ग्रंथ की रचना की गई, लेकिन जब इन्होंने मुगल राजकुमार खुसरो को अपना समर्थन दिया, तो 1606 में जहांगीर ने इनका वध करवा दिया। बाकी सिखों के 6, 7, 8वें गुरु क्रमशः हरगोविंद, हरराय, हरकिशन थे। हरगोविंद, हरराय, हरकिशन थे। 9वें गुरु का नाम था तेग बहादुर और 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी थी। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी। इनका जन्म बिहार प्रांत के पटना में हुआ था। फिर देखते हैं, गोविंद सिंह के बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख राज्य वो धार्मिक से राजनीतिक रूप ले लिया था, और राजनीतिक का दर्जा प्रमुख रूप से दिलाने में बंदा बहादुर ने साथ दिया था। मतलब राजनीतिक राज्य के रूप में दर्जा बंदा बहादुर के द्वारा मिला। बंदा बहादुर जिनका मूल नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख शेर ने करवा दी थी। आंख में लाल सूरा घोंप दिया था। फिर बंदा बहादुर के बाद सिख राज्य ये 12 प्रांतों अर्थात मिसलों में विभक्त हो गया था, जिसमें से एक मिसल थी। इन 12 मिसलों में से एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल, और इसी के राजा रणजीत सिंह और यहीं के सुकर चकिया मिसल के जो प्रधान थे राजा रणजीत सिंह, यहीं से आते थे। सुकर चकिया मिसल से राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम जीतू और सुंदरी था। अब क्या हुआ था, एक अफगानी पठान था शाह सूजा ने इनको कोहिनूर हीरा दिया था। शाह सूजा की तोप गिर गई थी, तो इन्होंने लौटाई थी। तो ये याद रखेंगे क्या, अफगानी पठान शाह सूजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था इन्होंने। फिर इसी के समय अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सतलज नदी को अंग्रेज और सिखों की सीमा के रूप में स्वीकार किया गया था कि सतलज नदी के उस तरफ का राज पंजाब सिखों का है, इधर का ब्रिटिश। रणजीत सिंह के बाद सिख राज्य काफी कमजोर हो गया, और इस समय अंग्रेज और सिखों के बीच 2 आंग सिख युद्ध हुए, और वर्ष 1849 में 1849 में डलहौजी के समय में सिख राज्य का विलय अंग्रेजी राज्य में हो गया। सिखों के अंतिम मुखिया दिलीप सिंह थे, जिसको अंग्रेजों ने पेंशन देके इंग्लैंड में कर दिया। ये बच्चे थे उस समय, 10-12 साल के दिलीप सिंह। तो डलहौजी ने, अंग्रेजों ने पैसा दिया कि जाओ तुम पढ़ो लिखो के लिए इंग्लैंड भेज दिया था, और बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और वहीं पे अपना बस गए। और दिलीप सिंह से ही कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने छीन लिया और उसको अंग्रेज लंदन में रखवा दिया। फिर है अगला भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन को प्राप्त, इसकी विचारधारा गांधी जी की थी, लेकिन व्यवहारिक रूप
दिया विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन को विचारधारा गांधी जी की थी, लेकिन व्यवहारिक रूप दिया था विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन में पहला गांव पोचमपल्ली नामक गांव आंध्र प्रदेश, मतलब इनको पहला गांव पोचमपल्ली नामक गांव से, पोचमपल्ली नाम से आंध्र प्रदेश में मिला। भूदान आंदोलन के जो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जबकि दूसरे पंडित नेहरू थे। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे पंडित। एक और बात, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी लगभग ये अप्रैल 1951 के आसपास हुई थी। अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब? अप्रैल 1951 में। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे हो गए थे पंडित नेहरू। फिर अब देखते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की कुछ बीच की कहानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन आ जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 8 अगस्त 1942 बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी, गांधी जी के द्वारा। और यह भारत का तीसरा अखिल भारतीय आंदोलन था। आंदोलन के पूर्व जब गांधी जी ने कांग्रेस से अखिल भारतीय आंदोलन चलाने की अनुमति मांगी थी, तो कांग्रेस ने मना कर दिया। तो फलतः गांधी ने कहा कि घबराओ मत, मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। तो कांग्रेस घबरा गई, कहा कि जाओ भाई चलाओ तुम। आंदोलन से पूर्व लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव के द्वारा एक युद्ध सलाहकार परिषद और भारतीय हितों की रक्षा की बात कही, लेकिन नेहरू जी ने इसके बारे में कहा यह दीवार में जंग लगी कील के समान है। अगस्त प्रस्ताव को नेहरू ने क्या कहा था? दीवार में जंग लगी कील के समान है। इस प्रस्ताव के बाद मार्च 1942 में क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था। मार्च 1942 में 23 मार्च 1942 को, ठीक, क्रिप्स मिशन आया, जिसको गांधी जी ने कहा ये तो भाई पोस्ट डेटेड चेक है। फिर वर्ष 1942 में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी बढ़त बनाकर भारतीय सीमा पर भी पहुंच गया था। इसी समय गांधी जी ने अंग्रेजों को आह्वान करते हुए कहा था कि अंग्रेज भारत को जापान के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित रूप से भारतीयों के लिए छोड़ दो। फिर 7 अगस्त 1942 कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की अनुमति दे दी। 8 अगस्त 1942 को नेहरू जी ने बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत करते हुए कहा। 8 अगस्त 1942 में नेहरू जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि हम दो धारी तलवार पर चल रहे हैं, जिसकी एक धार हमारी गर्दन पे भी लग सकती है, दूसरी उधर भी। अर्थात इसका प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करते हुए गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और कहा करो या मरो। गांधी जी के नजदीकी व्यक्ति पट्टाभी सीतारामैया ने इसी समय कहा, गांधी जी इस समय अवतरित पुरुष की तरह बोल रहे थे। क्या कहा? कि ऐसा लगता है गांधी जी कोई अवतरित पुरुष है। फिर तुरंत ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको ही मध्य रात्रि में जेल में बंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम श्रेणी के नेता थे सबको जेल में बंद कर दिया गया। किसको कौन सी जेल में बंद किया गया ये बहुत जरूरी है। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई,
तीन लोगों को आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई को आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बिहार में ही बांकीपुरा जेल अर्थात पटना में ही कैद कर दिया गया। नेहरू को अल्मोड़ा जेल उत्तराखंड में, अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में, बांकुड़ा जेल जो कि बंगाल में पड़ता है, अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में कैद कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण को झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, लेकिन ये थोड़ा सा लौंडे थे इस टाइम पे, तो कूद के भाग गए। कौन? जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कूद के भाग गए और इन्होंने भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया। इस समय प्रसिद्ध महिला उषा मेहता ने बंबई में एक कांग्रेस रेडियो की स्थापना की और इसी समय प्रसिद्ध महिला उषा मेहता ने बंबई में एक कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। एक अन्य रेडियो बाबू भाई भी चला रहे थे। उषा मेहता ने बंबई में रेडियो स्टेशन की स्थापना की और दूसरा रेडियो बाबू भाई चला रहे थे। कांग्रेस रेडियो पर लगातार राम मनोहर लोहिया बोलते रहे। अपनी आवाज बंबई से लेकर मद्रास तक सुनी जा सकती थी, राम मनोहर लोहिया की आवाज। तो ब्रिटिश सरकार ने सभी रेडियो को जब्त कर लिया बाद में। फिर समानांतर सरकार बनी थी उसी समय, कुछ समय के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक विशेषता हमें समानांतर सरकार के रूप में भी देखने को मिलती है। तो पहली समानांतर सरकार ये बलिया में चीतू पांडे के द्वारा बनाई गई थी। सतारा जो कि महाराष्ट्र में भाई बी चौहान के द्वारा बनाई गई थी। ये सबसे ज्यादा समय तक के लिए थी, 42 से 46 तक के लिए थी। अगला है बंगाल के मिदनापुर में विधवा महिला। बंगाल के मिदनापुर में विधवा महिला मातंगिनी हजीरा। बंगाल के मिदनापुर में विधवा महिला मातंगिनी हजीरा ने समानांतर सरकार की स्थापना की और इनकी सरकार जातीय सरकार के नाम से जानी जाती है। फिर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इस समय भारत में विद्यमान लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध लगभग इस समय भारत की सभी विद्यमान राजनीतिक पार्टियों ने किया था और कहा कि जिस समय ब्रिटिश सरकार युद्ध में व्यस्त हो वह आंदोलन का सही समय नहीं हो सकता है। हालांकि आंदोलन के पूर्व में ही चांग काई शेक ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा और कहा कि अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने का सबसे अच्छा समय है और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी इसका समर्थन किया था। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन तात्कालिक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही समाप्त हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेजों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि अब भारत में उनके गिने चुने दिन रह गए हैं। फिर आता है 1945 का जमाना, जिसमें सरकार ने बेवेल योजना बनाई थी और बेवेल योजना 1945 में आई। 1946 में आया कैबिनेट मिशन योजना, लेकिन भारतीय कैबिनेट मिशन योजना का भारतीयों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया। फिर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल के नोआखली में दंगा शुरू हो गया। बंगाल के नोआखली में दंगा चालू हो गया। फिर इस समय गांधी जी ने नोआखली जाकर के शांति की अपील की, तो वहीं माउंटबेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा भी दे डाली। फिर आया आजादी का समय 1947। माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत के विभाजन के प्रस्ताव को इंग्लैंड संसद में प्रस्तुत कर दिया गया और 18 जुलाई 1947 को अपना हक सफल कर दिया वहां की रानी ने।
18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर भी हो गया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया और दो राष्ट्र हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। ये हमारा काम 3 जुलाई, 4 जुलाई और 18 जुलाई, बस खत्म। फिर जो 1937 के चुनाव के बाद और कांग्रेस के नियंत्रण परिषद के कुछ सदस्य थे, तो मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल।